हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले की वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो बच्चे आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 12th में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है वो पढ़ा होगा, है ना। मैनेजमेंट क्या होता है ये भी पढ़ा होगा, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, स्टाफिंग भी होती है ना। मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती थी आपके, है ना। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, तो वहाँ पर फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए इस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है बच्चा। ठीक है, कि किस तरह से फाइनेंस को कहाँ से किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, है ना, कितना अमाउंट कहाँ पर यूज़ होगा, ये सब प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ना। और कुछ कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट में चीज़ें करते थे, वही जब अब फाइनेंसेस पे अप्लाई हो जाती हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जब उसको अप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चा। अब एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो कैपिटल अमाउंट, मीन्स पैसे चाहिए होंगे किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है ना, उसको फुलफ़िल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पैसे की। अब उस पैसे का यूज़ वो अपने खर्चों के लिए करते हैं। अपनी जो भी उनकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो एसेट्स हैं, एसेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, उनको बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। छोटे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ नहीं होता, लेकिन जो बड़े बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास उनकी अपनी मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं, लैंड, बिल्डिंग होती है ना। तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स पे किस तरह से क्या कंपोजिशन होगा, है ना, क्या करंट एसेट्स के लिए कैसे होगा। अब फंड्स की बात करते हैं। अब फंड्स भी 2 तरह से उनको चाहिए होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म दैट मीन्स कि जो 1 साल के कम टाइम पीरियड के लिए होता है ना, कि जो भी डेली के खर्चे हैं उसके लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको जो भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है वो कहाँ से आएंगे, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल अमाउंट कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सारे ही पॉइंट्स को देखेंगे, कहाँ पर किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हेल्पफुल होता है। ओके, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फंड्स रेजिंग। फंड्स बताया आपको, पैसों की ज़रूरत होगी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जब अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा, तो उसको रेज करता है, कहीं ना कहीं से उस पैसे को उठाता है, लेकर आता है। चाहे वो आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेकर आए या अपने शेयर्स को इशू करके वहाँ से पैसे को कलेक्ट करे, है ना। तो फंड्स को रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ से किस तरह से उनको पैसे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। ठीक है, किस तरह से वो उसको फुलफ़िल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि चीज़ों को मैनेज वे में यूज़ करके फिर फंड्स को कलेक्ट किया जाता है, तो बहुत आसानी से पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब जो भी फंड्स कलेक्ट कर लिए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उनका एलोकेशन कहाँ पर किस तरीके से होगा। एलोकेशन दैट मीन्स कि जो भी फंड्स आए हैं उन फंड्स में से किसको, किस डिपार्टमेंट कितना एलोकेट, लाइक अगर प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर प्रोडक्शन के काम में कितनी कॉस्ट लगेगी, वहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, है ना। और उसका जो यूटिलाइजेशन है उन फंड्स का, वो इफ़िशिएंट वे में होना चाहिए बच्चा, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ के लिए कि जो भी फंड है उनको कहाँ पर किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा और किस तरीके से उन फंड्स को मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म बच्चा समझ रहे हैं, जो फर्म की रेपुटेशन है, फर्म दैट मीन्स कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कंपनी है ना, तो उसकी जो रेपुटेशन है दैट मीन्स गुडविल, है ना। गुडविल जो है मार्केट में या लोगों की नज़र में, वो उसकी जो वैल्यू वो कैसे और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो वो कुछ डिसीज़न लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कुछ डिसीज़न लिए जाते हैं, जिसमें आपने मेन 3 टाइप्स के पढ़े थे, जिसमें आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न,
फाइनेंस डिसीज़न एंड आपका डिविडेंड डिसीज़न हो गया, लास्ट लिक्विडिटी डिसीज़न भी आ जाता है। तो उन डिसीज़न के बेसिस पर ही वो अच्छे से अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं, ताकि जो उसकी गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो वैल्यू है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब बच्चा देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो मेन उनका जो फोकस होता है वो उस प्रॉफिट्स को अर्न करने पे होता है। तो अब जब प्रॉफिट्स को अर्न किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस प्रॉफिट्स का एलोकेशन कहाँ पर किस तरीके से किया जाए। एलोकेशन दैट मीन्स कि कहाँ कहाँ पे उस प्रॉफिट का यूज़ होगा। अब वो दो तरह से, मेन जो कंपनी होती है वो दो तरीके से अपने प्रॉफिट का यूज़ करती है। बड़े लेवल पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके शेयर होल्डर्स हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को इसी प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट एज अ डिविडेंड पे करती है, और कंपनी कुछ अमाउंट जो होता है अपने पास ज़रूरत के लिए रिटेन्ड करके रख लेती है। रिटेन दैट मीन्स कि अपने पास बचा कर रख लेती है ना। जो भी प्रॉफिट्स के लिए प्रॉफिट्स के थ्रू रिटेन्ड अर्निंग होगी वो अपने पास रखेगी, और जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट है वो किसको दे देगी, अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड बच्चा है ना। इस तरीके से भी हेल्पफुल होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए। ठीक है। हेल्पफुल फॉर द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स की बात करें यहाँ पे बच्चा, जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू जो भी एक कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एनुअल रिपोर्ट है, जो अकाउंट्स है उसके प्रिपेयर किए जाते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स तभी खरीदता है जब उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उनको अच्छे से पता होता है। तो अगर उन्हें पता है कि इस कंपनी के इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट्स हैं, इस तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से उसके पास उसकी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तभी उस कंपनी के शेयर्स को वो खरीदते हैं, तभी वो शेयर होल्डर्स बनते हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी ऐसे ही हेल्पफुल होता है। जब इन्वेस्टर्स को कंपनी की पूरी पोजीशन, उसकी जो कहते नहीं है, उसकी पूरी जो चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो, है ना, या फिर जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में अगर इन्वेस्टर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, और उनको पता है कि ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, तो ही उस कंपनी में वो पैसा लगाते हैं। ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए भी ऐसे ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंट्स के जो प्रिपेयर होता है, जो एनुअल रिपोर्ट स्टडी की जाती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को भी दिखाती हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के जो फाइनेंशियल मैनेजर्स उनके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्पफुल हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर है आपका हेल्पफुल इन कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट बच्चा, आप डेली बेसिस पे जो भी कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा है, उसको मैनेज करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। कैश को होल्ड करके रखने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहाँ पर कितना अमाउंट चाहिए, है ना। डेली लाइफ में उनको कुछ तो चाहिए होगा ना, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसको करने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से कैश का फ्लो होता रहता है, कैश का इनफ्लो भी होता है, कैश का आउटफ्लो भी होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और बैंक्स के लिए। देखिए बच्चा, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो दो ऑप्शन है। एक तो ये कि वो अपनी कंपनी की शेयर्स को इशू करके वहाँ से पैसे कलेक्ट कर लें। ठीक है। लोग खरीदेंगे, उनके पास पैसे आएंगे, उनके शेयर्स को खरीदेंगे और पैसे आएंगे। दूसरा होता है कि वो किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर ले, लोन ले लें, है ना। लोन लेकर के भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी उनके पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट का यूज़ करके क्या करते हैं, वो अपनी जो भी कॉस्ट, अगर कुछ ऐसी कॉस्ट हो रही जो नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा हो रही है कॉस्ट, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ओके बच्चा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो भी कंपनी को कैपिटल फॉर्मेशन करनी होती है, किस तरीके से होगा, कहाँ पर कितना कैपिटल अमाउंट यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके बच्चा। सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।